सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ध्यान रहे ये टेस्ट है और चलिए इसके सोल्यूशन की पीडीएफ दे देंगे आप लोगों को, ठीक है, निराश नहीं करेंगे आपकी क्लास में। सबसे प्राचीन वेद है जी ऋग्वेद, ठीक है। ये मेरी अंतिम क्लास है, आपके एग्जाम में जो सिलेबस आता है वो मैंने आप लोगों को पूरा करवा दिया है। आज जो थोड़ा बहुत कुछ चीजें हैं वो पूरी हिस्ट्री इसमें आज कवर हो जाएगी, ठीक है। मंजीत इतना एडवांस मत सोचो, ठीक है। भारत में आर्य सबसे पहले कहां पर बसे? भारत में आर्य सबसे पहले कहां पर बसे? जी बिल्कुल, सोल्यूशन की पीडीएफ दे दूंगा, अभी बार बार मत बोलना ये बात। भारत में आर्य सबसे पहले कहां बसे? सिंध में। कहां पर बसे? सिंध में बसे जी, ठीक है। पॉलिटी और पढ़ाई, मैथ भी पढ़ा दूं। गायत्री मंत्र कहां से लिया गया? फटाफट, गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? चिंता ही मत करो जी, भरोसा करोगे तो बात बनी खड़ी है जी, और भरोसा नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा। ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र, ठीक है। हिंदू मत किसने दिया था? डायरेक्ट क्वेश्चन, ग्रुप डी का जो लेवल है उस लेवल के सारे क्वेश्चन। हिंदू मत किसने दिया था? हिंदू मत किसने दिया था? मनु ऋषि ने, मनु ने हिंदू मत दिया था जी, मनु ऋषि ने, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? पूरी स्टोरी, पूरी रिकॉर्डिंग आप लोगों के बैच में अवेलेबल है, सारी डिटेल आप देख सकते हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में मैंने आपको बताया था, 563 ईस्वी में कपिलवस्तु में राजा सुधोधन के घर, महामाया के घर बेटा पैदा हुआ था, नाम रखा गया था सिद्धार्थ, जो बाद में महात्मा बुद्ध भी बने, ठीक है। क्लियर? लुम्बिनी कहां पर है? नेपाल में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहां हुआ था? बोध गया में, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। यूनानियों को किसके द्वारा भारत से बाहर निकाला गया? यूनानियों को किसके द्वारा, किसने भारत से यूनानियों को बाहर कर दिया था? ये करवाया हुआ है जी टॉपिक में, चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा काम किया था चाणक्य की सहायता से। यूनानियों को खदेड़ने का काम किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था जी, ठीक है। क्लियर? आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मौर्यों की राजधानी का नाम क्या था? मौर्यों की राजधानी का नाम क्या था? मगध तो मौर्यों का राज्य था, पाटलिपुत्र थी राजधानी, कौशल पड़ोसी राज्य था, पटना उसमें था नहीं, तो मौर्यों की राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र। चिंता मत करो, महारथी, अंगराज, कर्ण, दिमाग में अगर यही बात रखोगे आएगा कि नहीं आएगा, नहीं तब नेगेटिव बात रख रहे हो, मतलब नहीं आएगा। आप ये क्यों नहीं रख रहे कि आएगा? पॉजिटिविटी के साथ चलिए जी। आप अपनी कॉपी में, अगर आपने किसी ने अच्छे से नोट्स बनाए हो तो अपनी कॉपी को देख लेना एक बार कि कितना कुछ किया है आप लोगों ने, अगर नोट्स बनाए हो तो, ठीक है। किंग कोहली जी जाना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र किसने लिखा था? देखो इसमें जो मघा है वो एक डॉक्टर थे, भवभूति ने लिखी थी उत्तर रामचरित मानस, कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र, ये तो दे रखा है, कालिदास, रघुवंशा, इनकी किताबें हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर भाई। आगे देखिए, मौर्य काल में तक्षशिला का क्या महत्व था? मौर्य काल में तक्षशिला का क्या महत्व था? तक्षशिला एक यूनिवर्सिटी थी गांधार के अंदर, और शिक्षा क्षेत्र, सॉरी शिक्षा क्षेत्र, एजुकेशन। थैंक यू भाई, थैंक यू। प्रीवियस ईयर आपकी चॉइस है, आप लेंगे तो लगा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा जी, बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू कन्हैया भाई, थैंक यू। अरे मेरा बर्थडे नहीं है भाई सागर, आप अपना नाम बुलाना चाहते तो अच्छी बात है। आगे देखिए, इलाहाबाद अभिलेख किससे संबंधित है? इलाहाबाद में जो अभिलेख है वो किससे संबंधित है? डायरेक्ट आवाज जैसे बताया था, समुद्रगुप्त से, क्योंकि इससे हमें समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है, इससे हमें समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। बताइए इलाहाबाद का अभिलेख बनवाया किसने था? यह अभिलेख बनवाया किसने था? चलिए बताइए। इलाहाबाद का अभिलेख बनवाया किसने था? अशोक, ठीक है, बहुत बढ़िया जी। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को, गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम बोल दिया जी, गुप्त काल को। दिखवा रखा है सारा कुछ। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है जी? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, बताया था अच्छे से, समुद्रगुप्त को। आगे देखिए, किस राजा को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? वो है चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड। अगर समय बचा तो मैं 10 मिनट आप लोगों से बात करूंगा, लास्ट क्लास है, हम बातें करेंगे 5 मिनट या 10 मिनट जो भी होगा समय, ठीक है। कालिदास ने रघुवंशा किस भाषा में लिखा? कालिदास संस्कृत भाषा के कवि थे, तो कालिदास ने रघुवंशा संस्कृत में लिखी। निंजा हथौड़ी भाई, ठीक है। कालिदास ने रघुवंशा
क्या बहुत कम है? किस बात का कम है भाई? चरक कौन थे बताइए? चरक कौन थे? चरक एक चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, और चरक ने लिखी थी एक बुक, चरक संहिता। चरक संहिता। गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन ज्योतिषी नहीं था? देखिए, जो आर्यभट्ट है ये मैथमेटिशियन था, ज्योतिषी तो नहीं था, सॉरी ज्योतिषी था, मतलब जिनको मैथ या साइंस की नॉलेज है वो ज्योतिषी माने जाते थे। यहां पर आर्यभट्ट ने बुक लिखी थी, आर्यभट्टम। भास्कर, ये है भास्कर सेकंड, भास्कर सेकंड ने लिखी थी लीलावती। वराहमिहिर ने लिखी थी वृहत संहिता, और चरक ने लिखी थी चरक संहिता। और इनमें से जो चरक है वो डॉक्टर था, न कि ज्योतिष। तो आंसर चरक। थैंक यू सागर भाई, थैंक यू। वो भी बहुत दूर है अभी, ठीक है। अब कमेंट को रिपीट मत करो, पीडीएफ मिल जाएगी। शक संवत का आरंभ किसने किया था? शक संवत का आरंभ किसने किया था जी? शक संवत। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू। शक संवत की शुरुआत की थी कनिष्क ने, कनिष्क, कनिष्क ने की थी शक संवत की शुरुआत। गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? बिल्कुल सोनू, बिल्कुल मैं अपना पता बता दूंगा आपको, ठीक है। गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। ऐसा क्या भिजवा रहा है? जयदेव। कृष्ण व गोपियों पर आधारित था ये ग्रंथ। सबसे पहला मुस्लिम शासक कौन आया था जी भारत में? देखो ये जो लोग आए हैं इनके बारे में बता दूं। महमूद गजनवी 1001 में आया था, मोहम्मद गोरी 1175 में आया था, मोहम्मद बिन कासिम 712 में आया था, और चंगेज खान जो कि मुसलमान भी नहीं था 1221 में आया था। तो आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। इनमें सबसे पहले कौन आया था जी? मोहम्मद बिन कासिम, ये इसका आंसर है, ठीक है। बता देंगे जी, सब बता देंगे, चिंता मत करो जी। बिल्कुल, ये आखिरी क्लास होगी हमारी, बिल्कुल जो लोग क्या होगा तो बड़ा मजा आएगा। आगे देखिए, शाहनामा के लेखक कौन थे? शाहनामा के लेखक, शाहनामा लिखी थी फिरदौसी ने। इसमें अलबरूनी दरका इसने लिखी थी तहकीक ए हिंद, जिसे किताब उल हिंद भी कहेंगे, किताब उल हिंद। इब्न बतूता ने लिखी थी रिहला, ठीक है। थैंक यू बंटी। ये मंगोल था, उमेश कुमार मंगोल, ठीक है। हमारी ये लास्ट क्लास रहेगी जी, बिल्कुल। जिहान मिर्जा साहब, थैंक यू भाई। पृथ्वीराज चौहान ने कहां शासन किया था? पृथ्वीराज चौहान ने कहां शासन किया था? दिल्ली और अजमेर पे। बस करवाई हुई चीजें हैं, आप लोगों का रिवीजन हो रहा है, समझ लीजिए रिवीजन क्लास है ये, ठीक है। दिल्ली और अजमेर। दिल्ली में प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? दिल्ली में प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? बिल्कुल जी, नौकरी लग करके मिलने आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। थैंक यू कन्हैया मौर्य जी। बिल्कुल, साथ में नीलेश, देखो आपको पहले भी बताया था और अभी आप सेम रिपीट कर रहे हैं चीज को। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन आप लोगों को देकर के जा रहा हूं, 2 मिनट का समय फटाफट कीजिए। कृष्ण के पुजारी थे, ठीक है। 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था इनमें से? 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत फर्स्ट, पानीपत फर्स्ट 1526, पानीपत सेकंड 1556, हल्दी घाटी 1576, चौसा का युद्ध 1539, ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556। अकबर वर्सेस हेमू, अकबर की जीत हुई, हेमू की हार हुई। पानीपत सेकंड। थैंक यू आयुष, थैंक्स आपको भी और आपके पिताजी को भी, थैंक यू। ताजमहल, ये तो बड़ा इजी दे दिया जी, ताजमहल। किराना वाले बाबा, थैंक यू भाई बाबा जी। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? आज तो मैं सिर्फ आप लोगों का टेस्ट ले रहा हूं जी, पढ़ा तो दिया मैंने। समुद्री मार्ग की खोज भारत में वास्को डी गामा ने की, वास्को डी गामा।
भारत में ब्रिटिश शासन की नींव किसने डाली थी? भारत में ब्रिटिश शासन की नींव किसने डाली थी? थैंक यू रविंद्र विश्वकर्मा। ब्रिटिश शासन की नींव रॉबर्ट क्लाइव ने डाली थी 1757 बैटल ऑफ प्लासी में, प्लासी की लड़ाई में। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। ब्रह्म समाज के संस्थापक, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? भारत में समाचार पत्र वो प्रकाशित होने वाला पहला बंगाल गजट 1780 में छपा था जी, 1780, और इसे छापा था J.A. हिक्की ने, और ये इंग्लिश में छपा था जी, बंगाल गजट इंग्लिश में 1780, J.A. हिक्की यानी जेम्स ऑगस्टस हिक्की। क्या सूरज? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ये एक्स्ट्रा बातें हम बाद में करेंगे, टाइम ले लूंगा बात करने का, ठीक है? A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी, कलकत्ता सेशन जो हुआ था। सरोजिनी नायडू 1925 में बनी थी पहली भारतीय महिला कानपुर सेशन में। तो पहले कौन बनी? एनी बेसेंट। ये वही कांग्रेस है जो आज है, आज वही कांग्रेस है जो वहां थी, ठीक है? शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है जी? शेर पंजाब के नाम से हरदयाल को भी जानते हैं, लाला लाजपत राय को भी जानते हैं, रणजीत सिंह को भी जानते हैं, सरदार पटेल को, लेकिन सारे ऑप्शन में जाए तो राजा रणजीत सिंह को हम शेर पंजाब के नाम से जानेंगे क्योंकि पंजाब के राजा थे। प्रीवियस ईयर 2 साल के भी बहुत है हिस्ट्री के क्वेश्चन। ठीक है, देखिए जी, खजुराहो मंदिर की चित्रकला और कलाकृति किस काल की है? खजुराहो मंदिर की चित्रकला और कलाकृति किस काल की है? ये चंदेल राजवंश की है जी, चंदेल राजवंश की, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश खजुराहो टेंपल। हो सकता है इसमें फोटो भी मिल जाए, लेकिन मैं चाहता हूं टाइम ज्यादा खराब ना हो, बस बातें करेंगे हम लोग। खजुराहो के मंदिर बड़े फेमस मंदिर हैं मध्य प्रदेश में। आज ही ज्वाइन किया है, अफसोस आज तो मेरी आखिरी क्लास है। कार्तिक सिंह जी मेरे जैसे तो मैं ही हूं, ठीक है? ठीक है, ओके राउडी साहब, आपके यहाँ है ये मंदिर। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब शिफ्ट की गई? वैसे तो ये काम 1912 में हुआ था, लेकिन अब 11 कर लेंगे, तो समय ही नहीं है तो क्या बताएं, ठीक है? रजनी राय क्या फैमिली के साथ? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं समझ गया जी, समझ गया आपकी बात को, समझ गया। चोल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? चोलों की राजधानी थी तंजौर, तंजौर चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर थी। हाँ जी मैं समझ गया। अच्छा, चुपके पड़ते हैं, ऐसा भी होता है क्या? आएंगे जी, मथुरा भी आएंगे, आगरा भी आएंगे, सब जगह आएंगे। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? बाबर। मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने डाली थी। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? जीटी रोड। अच्छा जी, निंजा हथौड़ी जी, थैंक यू। शेर ससुरी, जीटी रोड, शेर ससुरी। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सिकरी 1571 में, 1571 में निर्माण अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सिकरी आगरा से 34 किलोमीटर दूर, यूपी में ही है। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? ये तो फोटो तक दिखा रखा है आप लोगों को।
गुजरात जीतने की खुशी में बुलंद दरवाजा बनवाया था? रेगुलेटिंग एक्ट, नियामक कानून, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट। थैंक यू विनोद अहिरवार। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ था जी, 1773 में। चल गया सर, बहुत करवाओ, क्या मतलब? भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण कब हुआ जी? पहली ट्रेन ब्रॉड कब आओगे? ये कहाँ पड़ता है जी? यूपी में पड़ता है शायद, ये तो नाम तो सुना हुआ है। अलीगढ़ के आसपास तो नहीं है? बागपत के आसपास? अठारह सौ 53। बंगाल का विभाजन कब हुआ? पार्टीशन ऑफ बंगाल, कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था 1905 में। ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल दो हिस्सों में कर दिया था बंगाल को जी, ठीक है। हाँ जी, नहीं, बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव कब रखी गई थी? कांग्रेस की स्थापना 1885। ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम। मैं जहां भी आऊंगा ना, सोशल मीडिया पे डाल के चलूंगा कि भाई वहां जा रहा हूं, जो वहां का होगा वो कांटेक्ट कर लेगा, ठीक है। ऐसे तो पूरे भारत का भ्रमण तो नहीं कर सकता अभी मैं, जौनपुर तो नहीं आएंगे भैया जी। देखिए, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था भारत में, क्योंकि उस समय सारे भारत के स्थान दे रखे हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917, 1917 में चंपारण में सत्याग्रह किया था। क्या था ये सारा मैंने आपको बता दिया था। बस आप ये समझ लीजिए, आज की जो क्लास है इसमें आपका टेस्ट भी कवर हो गया, इसमें आपका रिवीजन भी करवा दिया है, समझ लीजिएगा, ठीक है। रिवीजन क्लास है ये, इसी का सिंह जी भाई बिल्कुल करूंगा मैं ट्राई। करूंगा ट्राई। देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी किसके साथ जुड़ी हुई है? नालंदा यूनिवर्सिटी किसके साथ जुड़ी हुई है? नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना तो की थी कुमारगुप्त ने, लेकिन ये बनी है विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त सेकंड के समय में। विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त सेकंड के समय में, ठीक है। सर पूरा एड्रेस भाई, क्या क्या करेगा एड्रेस का? कुछ भिजवा रहा है क्या? प्रियंका जी, हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर किसको भारत का सबसे महान बूढ़ा व्यक्ति कहा जाता है? डायरेक्ट लिखवाई हुई लाइन है। दादा भाई नौरोजी को महान बूढ़ा व्यक्ति कहा जाता है जी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। हर प्लेटफॉर्म पे हमें, और अब तो वहीं कनेक्टेड रहेंगे हम लोग, ठीक है। स्वराज की नींव किसने रखी थी? स्वराज की नींव यानी स्वराज पार्टी की नींव किसने रखी थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923, जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था गांधी जी ने, तो कांग्रेस के दो नेता नाराज हो गए थे, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास यानी चितरंजन दास। इन दोनों ने मिलकर, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास दोनों ने मिलकर स्थापना की थी, ठीक है जी, बिल्कुल। अभी हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का। भारत में किस राजा ने सोने के सिक्कों की शुरुआत की थी? और सोने के सिक्के भारत में इंडो ग्रीक राजाओं ने शुरुआत की थी, जिन्हें हिंद यवन भी कहते हैं, ठीक है, हिंद यवन। तो अब जिसको गुड मॉर्निंग, वो किसने लिखा था? दीनबंधु ने। इसके साथ साथ एक और नाटक लिखा गया था, हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट एक नाटक लिखा गया था हरिश्चंद्र द्वारा, हरिश्चंद्र मुखर्जी। ये दोनों नाटक उस समय बंगाल में हुए नील विद्रोह की जानकारी दे रहे थे। बात ये थी, किसान चाहते थे हम चावल की खेती करेंगे, लेकिन सरकार चाहती थी, वहां का प्रशासन चाहता था नील की खेती करे। किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे, क्योंकि नील का पौधा जिस जमीन में होगा उस जमीन को खराब कर देगा। इसलिए वहां पे एक बड़े लेवल पे 1859 में एक बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे नील विद्रोह कहेंगे। और नील विद्रोह की जो जानकारी है हमें हिंदू पैट्रियट और नील दर्पण से ही मिलती है, ठीक है। तो इसका मतलब नील की खेती करने वाले किसानों की दयनीय स्थिति को दर्शाया होगा नील दर्पण नाटक में। समझ में आ गई बात? तो आंसर है, अच्छा ए कैसे कर रहे हो भाई? बी आएगा। कमेंट कमेंट कमेंट। कितने लोग लाइव हैं अभी? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी हम। अगला क्वेश्चन कहता है, महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वह अधिवेशन कहां हुआ था? गांधी जी कांग्रेस के इतने बड़े नेता रहे, लेकिन एक ही बार बने थे अध्यक्ष, 1924 कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में। और बेलगांव अधिवेशन जो है ये कर्नाटक में होता है, बेलगांव, ठीक है। बेलगांव अधिवेशन जब जेल से रिहा हुए थे, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को 6 साल की सजा हो गई थी, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण 2 साल में बाहर आ गए थे, और आते ही कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था कांग्रेस के बेलगांव सेशन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जी, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? कैंसिल किसने किया था? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या होता है जी? आप लोगों ने बहुत बार सुना हुआ है वर्ड। वर्नाक्युलर का मतलब होता है लोकल प्रेस। एक तो भारत में अंग्रेजी प्रेस था, और एक उस समय स्थानीय भाषाओं में, बंगाली में, मराठी में, पंजाबी में, गुजराती में छपे हुए जो अखबार पत्र पत्रिकाएं हैं, उन्हें वर्नाक्युलर बोलते हैं, ठीक है। वर्नाक्युलर प्रेस के लिए 1878 में लिटन एक एक्ट लेकर के आया था कि ये जो वर्नाक्युलर प्रेस वाले हैं, ये बिना लाइसेंस के कुछ भी नहीं छापेंगे, और अगर लाइसेंस बनवा भी दिया तो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं लिखेंगे। ऐसे में एक तरीके से मीडिया की बोलती बंद करने का काम किया। तो इस एक्ट को आकर के रिपन ने कैंसिल कर दिया था। लागू किया था लिटन ने, और कैंसिल किया है रिपन ने। दोनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं, ठीक है। लागू कर दिया था लिप्टन ने, और कैंसिल कर दिया रिपन ने, ठीक है। डिफरेंट वो है जिसके टाइम पे कांग्रेस की स्थापना हुई थी। डलहौजी जिसने भारत में रेल चलवाई थी, रेल सेवा, ठीक है जी। जी नमस्कार नमस्कार। देखो भाई, आप लोगों के नाम बोलने में बिजी रह जाऊंगा। इल्बर्ट बिल के मुख्य विरोधी कौन थे? इल्बर्ट बिल जो है वो 1883 में आया था, 1883 में आया था जी इल्बर्ट बिल।
और इसे लागू किया था रिपन ने। इल्बर्ट बिल क्या है, ये कहता है कि अब भारतीय जज भी अंग्रेजों वाले मामले सुन सकते हैं, पहले सिर्फ अंग्रेज सुनते थे। तो ऐसे में भारतीय जज अंग्रेजों के मामले सुनेंगे तो अंग्रेजों को तकलीफ होगी, इसलिए विरोध करने वाले जो हैं, यहाँ पे एक वर्ड देखा, देखो ब्रिटिश मालिक, यहीं से समझ जाओगे आप लोग। बंगाल के चाय और नील बागानों के ब्रिटिश मालिक जो हैं, उन लोगों को ज्यादा तकलीफ हुई थी और इन लोगों ने इल्बर्ट बिल का विरोध किया था। नहीं रोज इसी टाइम पे नहीं होता, लेकिन ये आज सैटरडे और कल जैसे वीकेंड पे तो टाइम का कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, कल भी क्लास लूंगा मैं, याद रहे। असहयोग आंदोलन को किस कारण से वापस ले लिया गया था जी? असहयोग आंदोलन को किस कारण से वापस ले लिया गया था? वापस लिया गया था 12 फरवरी 1922, और यहाँ पर चोरा चोरी घटना होती है जी 5 फरवरी 1922 को। और इस घटना में 22 पुलिस वाले, एक चौकीदार जिंदा जला दिए गए थे आंदोलनकर्ताओं द्वारा। तब गांधी ने कहा था भाई आंदोलन ठीक रास्ते पर नहीं चल रहा, हम इसे बंद करते हैं, ठीक है। कोई पूछ रहा है सर ये रिकॉर्डिंग क्लास है क्या? बिल्कुल ये रिकॉर्डिंग क्लास है और मैं यहाँ 1996 में अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा पाकिस्तान की ऑफिशियल मांग कब कर ली गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग कब कर ली थी? अच्छा मैं ये बात तो भूल गया कि टेस्ट आप लोगों को बताऊं, मैं ही बताता चला हूं, आप लोग बताइए पहले फिर मैं बताऊंगा। चलिए बताइए, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की थी? विष्णु शंकर प्रसाद का आज बर्थडे है जी, हैप्पी बर्थडे भाई विष्णु शंकर प्रसाद। 1940 में ये डिमांड की गई थी जी, 1940 में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों द्वारा प्राप्त भू राजस्व को क्या कहते हैं जी? बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जमींदारों द्वारा प्राप्त भू राजस्व था उसे क्या कहा जाता है? स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट 1793, कॉर्नवालिस। क्लियर? आगे देखिए, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से है? बताइए, किस आंदोलन में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था जी? रिकॉर्डिंग क्लास में चेक आउट करने देता, बिल्कुल ठीक बात है विशाल चंद्रवंशी। स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 में हुआ था, इसमें ऑप्शन दे रखा है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, और होम रूल 1916 में हुआ था। सारे करवा रखे हैं, ठीक है। आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। महात्मा गांधी को कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, आप लोग जानते हैं? गांधी जी को कितनी बार नोबेल प्राइज के लिए नाम आया था? गांधी जी का 5 बार मिला, एक बार भी नहीं। गांधी जी का 5 बार नॉमिनेशन हुआ था जी नोबेल प्राइज के लिए, नोबेल शांति पुरस्कार मिल सकता था उन्हें, लेकिन एक बार भी नहीं मिला, नाम 5 बार आया था लेकिन, ठीक है। स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? मैंने स्वदेशी और स्वराज दोनों बता रखे हैं जी, बताइए चलिए इसका आंसर क्या होगा? हाँ करना चाहिए, बिल्कुल भाई बिल्कुल। स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? बनारस अधिवेशन में 1905 में, जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन 1906, यहां स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था और यहां थे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलता हूं जी, अब आप लोगों को ही बताने आगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ था जी? 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन, जिसके बाद खिलाफत आंदोलन किया जा रहा था भारत में भी, दुनिया भर के मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन किया था, तो बताइए आंसर क्या होगा? लखनऊ, बहुत बढ़िया। 1857 की क्रांति का अधिकतम प्रभाव किस राज्य में पड़ा था? मतलब आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है कि इन चारों में से किस राज्य में अधिकतम जो है प्रभाव पड़ा था? अवध, बहुत बढ़िया, क्लियर। आगे देखिए, किस संधि के दौरान अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और ओडिशा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए? दीवानी अधिकार का मतलब होता है रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स, राजस्व के अधिकार। तो किस संधि के तहत जो है, बताइए, और ये भी बताना है कब हुई थी संधि, ठीक है। बक्सर की लड़ाई के जस्ट बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि। इस संधि में अंग्रेजों को बिहार, बंगाल, ओडिशा का रेवेन्यू यानी राजस्व इकट्ठा करने की परमिशन मिल गई, समझ लीजिए। दीवानी अधिकार मिल गए, दीवानी अधिकार बोलते हैं। किसी भी राज्य के किसी भी प्रशासन के दो प्रकार के अधिकार होते हैं, दीवानी और निजामत। दीवानी में राजस्व का लेन देन आता है और निजामत में आता है पुलिस और जुडिशरी, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, चौथ वसूलने का मुख्य कारण क्या था जी? चौथ यानी 1/4, ये एक प्रकार का टैक्स है जो कि मराठाओं द्वारा लगाया जाता था, और मराठा ये टैक्स दूसरे राज्यों पे अटैक करके लगाते थे ताकि अपने राज्य की इनकम को बढ़ाया जा सके। अगर राज्य का विस्तार करना होता तो कब्जा कर लेते, है ना। तो सिर्फ आय स्रोत में वृद्धि, तो इंक्रीज द सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है सर, कुछ ठीक है। चौथ यानी 1/4 टैक्स का नाम है। क्लियर? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, फिरोज तुगलक के समय युद्ध में प्राप्त लूट पर कौन सा टैक्स लगाया जाता था? मैंने आपको फिरोज तुगलक के 5 टैक्स करवा रखे हैं, ज़कात, खिराज, जजिया, खम्स और हक के साथ। कौन सा जो है लूट के सामान पर लगता था, बताइए टैक्स।
आता होगा आप लोगों को। थैंक यू मनीष झा। बताइए जरा। खम्स लूट के सामान पर खैराज जमीन पर लगने वाला, ये लिख लेना, मैं लिखवा रहा हूं जो। जजिया नॉन मुस्लिम पर पहली बार ब्राह्मणों पे भी फिरोज शाह तुगलक नहीं लगाया था जजिया कर, पहले ब्राह्मणों पे नहीं लगता था जी। और ज़कात एक मुस्लिम टैक्स है। ये लिख लो सारे के सारे इसके बारे में, ठीक है। लिखें इसे, सभी टैक्स के साथ जो चीजें लिखवाई हैं। आगे देखिए जी, अगला क्वेश्चन। रेहला की रचना किसने की? रेहला की रचना किसने की? रेहला जो है एक बुक है जो कि हमें तुगलक वंश की जानकारी देती है, और इस बुक की भाषा भी एक बार एग्जाम में पूछी गई है, अरबी। किस भाषा में लिखी गई है? अरबी में लिखी गई है। और लिखने वाले का नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता। देखिए जो बच्चे ये बोल रहे हैं ना कि सर मेरा कमेंट नहीं जा रहा, मेरा कमेंट नहीं जा रहा, हर किसी का कमेंट पढ़ पाना संभव नहीं है, ठीक है। और ना ये संभव है कि मैं आप हर किसी का नाम ले दूंगा यहाँ पे, तो इसलिए क्वेश्चन पे फोकस करें, बस पढ़ने पे फोकस करें। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, पेशवा बाजीराव किसके पुत्र थे? पेशवा बाजीराव किसके पुत्र थे? बालाजी विश्वनाथ के। बालाजी विश्वनाथ जिन्हें मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक भी कहा जाता है, ठीक है। थैंक यू बुकू। अगला बताइए, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? बताइए, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? इतना बड़ा कमेंट किसने कर दिया था? क्या था ये? चला गया ऊपर। थैंक यू सूरज कुमार। मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था चंदावर के युद्ध में? जयचंद को। और ये युद्ध हुआ था 1194 में, 1194 में युद्ध हुआ था जी, ठीक है, 1194 में। हो गया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन ममलक वंश से संबंधित था? ममलक वंश से कौन संबंधित था? ममलक वंश यानी कि गुलाम वंश, और गुलाम वंश से संबंधित कौन था? बलबन। बलबन जो है गुलाम वंश से संबंधित था। एग्जाम कब से है मुझे नहीं पता भाई। ठीक है, हो गया ना। राजा कुमार थैंक यू भाई, थैंक यू। निम्नलिखित में से किसने बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था जी? आमंत्रण दिया था। किसने बुलाया था बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ? कोई परिवार का बुला सकता है इब्राहिम लोदी के, है ना? हाँ जी, मक्खी ज्यादा है बोर्ड के आसपास, क्या करें? आपकी क्लास में आती है ये। दौलत खान लोदी इब्राहिम लोदी का कजन था जी, पंजाब का गवर्नर था उस समय, इसने बुलाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुकनुद्दीन फिरोज का उत्तराधिकारी कौन बना? यानी रुकनुद्दीन फिरोज के बाद गद्दी पे कौन बैठा था? ठीक है, बताइए। रुकनुद्दीन फिरोज का उत्तराधिकारी बनी थी उसकी बहन रजिया सुल्तान। रुकनुद्दीन फिरोज के जस्ट बाद गद्दी पे बैठी थी, 3-4 महीने के लिए बैठा था रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है। आगे देखिए जी, अगला क्वेश्चन। शेरशाह सूरी किसके लिए नहीं जाना जाता? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। क्या इसने सामाजिक प्रशासन की व्यवस्था करवाई थी? बिल्कुल करवाई थी। नया रुपया शुरू करवाया था? बिल्कुल करवाया था। जीटी रोड बनवाया था? बिल्कुल बनवाया था। नहरों के माध्यम से सिंचाई का काम, ये काम गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था, शेरशाह सूरी ने नहीं। नहरें बहुत पहले बन चुकी थी, ठीक है, तुगलक वंश में। तो आंसर होगा डी। हो गया। उसके बाद देखिए, गुजरात के राजा भीम सेकंड ने किस आक्रमणकारी को हराया था? ये बात है 1178 की, 1178 की बात है जी। भीम सेकंड ने किसे हराया था? बताइए। हाँ जी, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को जो है हराया था इसने, जब 1178 में मोहम्मद गोरी ने भारत पे हमला किया था, ठीक है। सर ये मक्खी निकालनी पड़ेगी, एक बार स्टूडियो से ऐसे बनेंगे, बात बहुत ज्यादा है। उसके बाद देखिए जी, थैंक यू जी, थैंक यू। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को किस नाम से भी जाना जाता है? मोहम्मद शाह को किस नाम से भी जाना जाता है? बताइए। थैंक यू सन ऑफ नरेश साहनी, सुबोध साहनी, थैंक यू भाई। रंगीला के नाम से भी जानते हैं मोहम्मद शाह को, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। पहली बौद्ध महासभा कहां हुई थी? पहली बौद्ध महासभा कहां हुई थी? बताइए। राजगृह में, 483 BC में,
राजगृह में हुई थी जी 483 BC में। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी महाभाष्य और निरूपक किससे संबंधित है? अष्टाध्यायी महाभाष्य और निरूपक जो है तीनों व्याकरण से संबंधित है, तीनों का संबंध जो है संस्कृत व्याकरण से है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किस युग में लिखा गया था? चलिए बताइए जी, अर्थशास्त्र जो है किस युग में लिखा गया था? बताइए जरा। अर्थशास्त्र और लिखने वाले का नाम भी बताइए। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? मौर्य काल में लिखा गया था और चाणक्य ने इसकी रचना की थी। चाणक्य। देवी चंद्रगुप्तम जो नाटक है विशाखा द्वारा लिखा गया है, किसकी रचना है, किसकी कथा है इसमें? देवी चंद्रगुप्तम जो है ये नाटक लिखा गया इसमें रामगुप्त के बारे में है, गुप्त काल के राजा रामगुप्त के बारे में है जी। वाह जी वाह, एडम स्मिथ बता रहे हैं, क्या बात है, मोहम्मद समीम, गजब। आगे देखिए, कनिष्क के दरबार में शाही चिकित्सक कौन था? बताइए, कनिष्क के दरबार में शाही चिकित्सक कौन था? चरक। चरक ने बुक लिखी थी, चरक संहिता। चरक संहिता। गुप्त काल की स्थापना किसने की थी जी? गुप्त काल की स्थापना किसने की थी? वैसे तो गुप्त काल की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन ऑप्शन में ना हो तो क्या करें? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए, देखते हैं। अब की बार ना एबीसीडी नहीं लिखना, मुझे ये नहीं पता था पिछले क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, इसका नाम लिखना है, देखते हैं कौन लिखेगा इसका। प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से किस मुगल बादशाह को जानेंगे आप? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स यानी बिल्डिंग ज्यादा बनवाई उसने, शाहजहां। बलबीर ने बताया सही जवाब, शाहजहां। इसके बाद देखिए, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? बताइए, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के 10 गुरु हैं। गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हर किशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। ये 10 के 10 गुरुओं के नाम है जी, ठीक है, इन्हें लिख लो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं एक बार। 10 के 10 गुरुओं के नाम लिख लो जी। लिख लिया ना 10 के 10 नाम? तो गुरु गोविंद सिंह जो है वो अंतिम गुरु होंगे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। थैंक यू निंजा हथौड़ी ब्रिजवासी, ठीक है, हो गया निंजा हथौड़ी, हो गया बस। अब मैंने थैंक यू बोल दिया आपको, बार बार करना होगा, 1 मिनट। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था जी? ताजमहल को तैयार करने वाला डिजाइन को उस्ताद ईसा, ईसा खान ने ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था जी, ईसा खान, ठीक है। सबसे पहले थे गुरु नानक देव। अगला क्वेश्चन, बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार कौन सा होगा? बताओ चलो। गौतम बुद्ध का अगला अवतार कौन सा होगा? कल की नहीं, मैत्रेय, मैत्रेय होगा जी अगला अवतार। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था जी? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? आयरन पिलर है कुतुब मीनार के पास एक, बताओ चलो। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, दिल्ली में है जी लौह स्तंभ।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? संतोष कुमार। आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। ठीक है, आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? चलिए बताइए, आंसर दीजिए आप लोग। इसका प्रॉपर डेट बतानी है। वैसे तो सारे ऑप्शन 1757 के ही हैं, आपको प्रॉपर डेट बतानी है। बताइए जी। ऐसे नहीं एबीसीडी नहीं करना यार, पूरा लिखना है कि इतना ये और इतने साल। अब तक किसी ने बताया प्रॉपर डेट के साथ? हाँ, विशाल ने लिखा है यही 23 जून 1757। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। और देखिए आज का, नहीं एक और क्वेश्चन इसके बाद, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था जी? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर की लड़ाई कब हुई थी बताइए। सत्रह सौ चौसठ में हुआ था, इसमें ऑप्शन दे ही रखा। अब हुआ है 1764 में था, तो 64 ही करेंगे। ई ऑप्शन बना लेंगे आप लोग अपनी तरफ से। आंसर 1764। ठीक है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था बताइए? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, अकबर ने आगरा का लाल किला बनवाया था। ठीक है। शेरशाह ने दिल्ली का पुराना किला बनवाया था। तो बताइए किसके कितने ठीक रहे क्वेश्चन? अपना अपना रिपोर्ट कार्ड दीजिए, अपना अपना। बताइए जरा। तो चलिए आज के टेस्ट, ये बिल्कुल देखो, सबके कमेंट पढ़ पाना संभव नहीं है। चलिए देखिए जी, जो भीमबेटका गुफाएं हैं, ये पूरा पाषाण काल, सबसे पुराने जमाने की गुफाएं हैं। ये गुफाएं इस तरीके की हैं जिनके अंदर बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, और ये मध्य प्रदेश में है भीमबेटका गुफाएं। और ध्यान दें, ये अब विश्व धरोहर स्थल है। भीमबेटका की गुफाएं क्या है? विश्व धरोहर स्थल है जी। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है भीमबेटका की गुफाएं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, क्लियर? हाँ, बुलंदशहर का छोरा। ठीक है, बढ़िया है भाई, बड़ा खतरनाक नाम रखा हुआ है आपने तो। ठीक है जी, ध्यान दें, ये अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, विश्व धरोहर स्थल है जी। भारत में ऐसी लगभग 44 साइट हैं जो विश्व की धरोहर में शामिल है। खास खास चीजों को विश्व की धरोहर मान दिया जाता है यूनेस्को द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार पहला पेज खाली कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया जा चुका है? देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आता है पूरा पाषाण काल, फिर आता है मध्य पाषाण, यही चीजें कवर हो जाएंगी, और फिर आता है नवपाषाण। इनमें जो पूरा पाषाण है, यहाँ पे जो मेन चीज है वो स्टोन ही है, पत्थर ही है, पत्थर ही है जिसके अंदर। ठीक है, और यहाँ भी तीनों में पत्थर का मेन यूज, लेकिन यहाँ पर जो नवपाषाण काल है, यहाँ पर कृषि, पशुपालन, बर्तन वगैरह प्रॉपर जो रहने लगे लोग, वो सारी चीजें कहाँ मिलती है? नवपाषाण काल में लोगों ने शुरू किया है। ठीक है, तो आंसर होगा जी नवपाषाण काल। बसना शुरू कर दिया। अब ऑब्वियस बात है, पहले लोग आदि मानव हुआ करते थे, वो तो बर्तन तो नहीं रखते होंगे उस तरीके से। ठीक है, तो नवपाषाण काल जहां मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया है जी। भाई सबके कमेंट देखो, पढ़ नहीं पाऊंगा मैं, सबको नमस्कार एक बार में ही। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जी निम्नलिखित यानी कि नवपाषाण काल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लिख लिया होगा ना वो। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी के सतहों पर खुर के निशान मिले हैं जी? मवेशियों के पालन का जो आपको अवशेष मिला है, मिट्टी के सतहों पर खुर के निशान, कि यहाँ पर कुछ निशान मिले हैं खुर के, जैसे पशुओं के जो खुर होते हैं उनके निशान मिले हैं, वो मिले हैं महगड्डा से। आप याद रखना, मतलब पशु अगर खुर रखेगा तो गड्ढा हो जाएगा, इस तरीके से महगड्डा से मिले हैं जी। ठीक है, महगड्डा। कर लिया ना? चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। प्रारंभिक मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स क्या होते थे? मैं आप लोगों को फोटो भी दिखा देता हूं, अगर माइक्रोलिथ्स के फोटो निकले तो। माइक्रोलिथ्स पत्थर के औजार होते थे छोटे छोटे। ठीक है, माइक्रोलिथ्स पत्थर के औजार, ये रहे जी, जैसे ये पत्थर है,
पत्थर के औजारों को माइक्रोलिथ्स कहा जाता था जी। ठीक है, पत्थर के औजार, ये जैसे फोटो देख सकते हैं आप लोग, माइक्रोलिथ्स। पत्थर को इस तरीके से बनाया हुआ है कि उसे शिकार किया जा सके या फिर कोई और काम में लिया जा सकता था। ठीक है, हाँ, सॉल्यूशन की पीडीएफ मिलेगी, नो डाउट। सॉल्यूशन की पूरी पीडीएफ मिलेगी जी आप लोगों को। निम्नलिखित में कौन सा स्थल भारत में पूरा तात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण का स्थल है? शुरू शुरू का जो जमाना है पूरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण और फिर नव पाषाण, तीन अलग अलग टाइम। लेकिन में जो मेन है नव पाषाण काल के स्थल बहुत मिले हैं, आपको बताता हूँ अभी। अब देखो जो चिरांद है ये बिहार में है, आपको बताना है पूरा इस जमाने का कौन सा है। ठीक है, अब जो चिरांद है ये नव पाषाण काल का है जी। ब्रिज होम जम्मू कश्मीर में है, सबके बारे में बता रहा हूँ, ये भी नव पाषाण काल का है। हुनासागी कर्नाटक में है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान के अंदर, ये भी नवपाषाण काल का है। लेकिन इसमें जो बच गया ना हुनासागी, ये नवपाषाण काल का नहीं है, ये पूरा पाषाण काल का है। हुनासागी इस जमाने का और बाकी तीनों इस जमाने के, इसे तरीके से लिख लो। ठीक है, क्लियर? क्या गलत निशान लगा है बताना इसमें? मेहगड्डा सही मिले हैं। आगे देखिए जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सेल्ट, सेल्ट भी एक तरीके से मैं आपको बता देता हूं, था तो औजार ही लेकिन थोड़े से पॉलिश किए हुए। देखिए इसमें आपने माइक्रोलिथ्स को खोजा था। सेल्ट की अगर मैं बात करूं तो सेल्ट भी होते तो पत्थर के औजार ही हैं, लेकिन पॉलिश्ड किए। देखिए जी, वो थे उबड़ खाबड़, ये है सेल्ट पॉलिश किए हुए। इसका मतलब ये नवपाषाण काल के होंगे जी, ये बाद में आए हैं, पॉलिश तो बाद में कर पाएंगे ना चीजें। ठीक है, सेल्ट पॉलिश किए हुए तरीके से प्रॉपर, ये नवपाषाण काल के हैं जी। और जो पुराने पत्थर होते थे क्या बोलते थे? माइक्रोलिथ्स बोलते थे। तो ये एक उपकरण है, एक टूल है जो कि पत्थर का है, पॉलिश्ड। ठीक है, लिख लें। ये पीडीएफ जब आपको मिलेगी अच्छे से आपको चीजें कवर हो जाएंगी। साथ में फोटोज दे दी मैंने। ठीक है जी, पीडीएफ तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आप लोग साथ में लिखते रहेंगे तो बड़ा ठीक है ये चीजें। आगे देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल में पहले युग को क्या कहा जाता है जी? ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूं। एक तो होता है प्री हिस्टोरिक, एक होता है प्रोटो हिस्टोरिक, और एक होता है हिस्टोरिक पीरियड। ये वो जमाना है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं मिला। इसमें प्रोटो हिस्टोरिक ऐसा जमाना है जिसमें लिखित साक्ष्य है लेकिन ज्ञात नहीं है, उसे अब तक पढ़ा नहीं गया। ये वो जमाना है जिसका बिल्कुल पत्थर वाला जमाना, जिसका कुछ भी लिखित में नहीं है। प्रोटो हिस्टोरिक वो जमाना है जिसका लिखित में तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। हिस्टोरिक लिखित साक्ष्य है और पढ़े भी गए हैं। ठीक है, अब ये पूछा है प्री हिस्टोरिक होता है ना, इसी को बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक। क्या बोलते हैं इसको? प्राग ऐतिहासिक यानी प्री हिस्टोरिक, हिंदी में बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक। अब बात सुनिए, दूसरे तरीके से देखें तो ये तो वैदिक सभ्यता से शुरू होने वाला, ये सिंधु घाटी सभ्यता, और ये सारा का सारा पाषाण काल का। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी पाषाण काल। तो पाषाण काल में सबसे पहले वाले टाइम को क्या कहा जाता है? पाषाण काल में सबसे पहले वाले टाइम को कहा जाता है पूरा पाषाण काल। तो बस डन, समझ में आ गई बात? ठीक है जी, रजनीश विश्वकर्मा, थैंक यू जी, थैंक यू। आप लोगों के इसी प्रेम की वजह से जो है मैं वापस ले रहा हूं ये कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, ओके। 338 पे सचिन, 338 पे कैसे? 338 पे मैंने आपकी नौकरी कैसे पक्की कर दी बताना एक बार, मुझे पता ही नहीं। सचिन, आपकी 338 पे नौकरी पक्की कैसे हो गई बताना एक बार, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? अच्छा, समझ गया, आपने कॉपी किया है ये मैसेज। थैंक यू भाई सिकंदर चौहान, टारगेट मास्टर यूपी सुल्तानपुर परसेंटेज, क्या बात है, गजब नाम है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अशोक। ओके प्राची, तो क्या रहा, आपको कुछ मिला हिस्ट्री का? थैंक यू राजा। आगे देखिए भैया, लिख लिया है ना ये? प्राची कुछ मिलेगा हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको वहां पे जो आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया है? अपने वाले में से थे? अगर थे तो एक बार लिख के बताना ये बात कि हाँ क्वेश्चन थे। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में गर्त आवास मिले हैं? गर्त आवास यानी कि अंडरग्राउंड, भूमिगत घर, भूमिगत निवास, अंडरग्राउंड, और ये मिले हैं बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से मिले हैं जी गर्त आवास। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, पूरी लाइन लिखो कि ये एग्जाम था और इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आए हुए थे, ताकि आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके और बच्चों को दिखाया जा सके कि हाँ क्या पढ़ाते हैं आप। ठीक है जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सचिन, बहुत बढ़िया, बात तो ठीक है आपकी। भूपेंद्र जी, थैंक यू जी, थैंक यू। रोहित सिंह गया,
अच्छा जी, थैंक यू सुधांशु, बहुत बढ़िया भाई। बस यही आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है, ये जो कॉन्फिडेंस आप लोगों में है, हमें यही चाहिए। आगे देखिए जी, थैंक यू भाई मंजीत, थैंक यू, अच्छा लगा आपका एक मिनट। आगे देखिए भाई, मेहरगढ़ 9 देखिए, मैंने जो 3 काल बताया उसमें जो तीसरा है उसमें से मेहरगढ़ एक साइट है जो कि पूछ रखा है कहां पर है, तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है जी, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है मेहरगढ़, ठीक है, जहां से पशुपालन वगैरह के कृषि के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। समुद्रगुप्त के समय कौन सा चीनी यात्री भारत में आया था, ये यूपीएससी में पूछा। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी वाले। कब था एग्जाम, ये बताना एक बार, कब था एग्जाम? इसका आंसर होगा जी बलूचिस्तान। अच्छा ऐसा है राज, चलो आप लोगों को मौका दिया जाएगा। चलिए बताइए, चलिए फिर आ जाइए। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहां पर स्थित है, बताइए। इनाम, अच्छा ये आया था, डांसिंग गर्ल कौन से मेटल से बनी हुई है, हे भगवान। बताइए इनाम गांव कहां पर स्थित है। भाई कमेंट सबका पढ़ रहे हैं। ये महाराष्ट्र में स्थित है जी, पुरातात्विक महत्व का एक गांव है, ठीक है, महाराष्ट्र में। चलिए आगे, पुरातात्विक स्थल कोल्डी हवा कहां पर स्थित है, कोल्डी हवा कहां पर स्थित है, बताइए जी। अब तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए हैं, जैसे पहले आया इनाम गांव, अब आया है कोल्डी हवा कहां पर स्थित है। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है जी, बेलन नदी के आसपास, बेलन नदी की घाटी में, बेलन नदी घाटी में, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस यानी कि मानव की खोपड़ी पाई गई है जी, मानव की खोपड़ी पाई गई है, हथनोरा में, होमो इरेक्टस, ये मानव की खोपड़ी जो है हथनोरा में पाई गई है। शायद इससे रिलेटेड कोई फोटो मिल भी जाए। ये रही जी, क्या बात है, ये है वो खोपड़ी, हथनोरा में पाई गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, ये पीडीएफ में अच्छे से जूम करके देखना आप लोग, ये जो फोटोज हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्ते और 12 सिंहों के सींग के अवशेष मिले, चलिए बताइए आपके लिए, बताइए जी। जंगली कुत्ते और 12 सिंह के सींग मिले हैं, और ये भी उस जमाने के, पाषाण काल के जमाने के, नव पाषाण काल की वो साइट है, और जगह का नाम है बुर्ज होम। बिल्कुल मिलेगा जी पीडीएफ, बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। आगे देखिए जी, अगले क्वेश्चन है, जारवो कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में भारतीय राज्य में कहां पर स्थित है। जारवो कल्चर एक प्राचीन समय का कल्चर, आज भी वहां के लोग उसी हिसाब के हैं, उस मतलब संस्कृति को बताता है, जारवो संस्कृति के लोग हैं, तो जारवो संस्कृति के लोग जो वो महाराष्ट्र में है। आप ऐप भी वाला पीडीएफ करा दीजिए, है ए वाला पीडीएफ करा, मतलब समझा नहीं मैं, सत्या प्रकाश एक बार बताना, समझा नहीं मैं। आगे देखिए जी, जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का एक स्थल है, निम्नलिखित में से कौन सा, चलिए ये तो बता दीजिए, और अभी काफी बार इसका जिक्र हो चुका है। ब्रिज होम याद हो गया नहीं तो। अब देखो आपका क्वेश्चन, सॉरी टेस्ट नंबर 3 हो चुका, अब शुरू हो रहा है आपका टेस्ट नंबर 4। टेस्ट नंबर 4, आज 3 और 4 हुए थे, 3 में पर्टिकुलर क्वेश्चन थे, 4 अब हो गया शुरू। ये चीज निम्नलिखित में से किस वर्ष पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी, चलिए बताइए फटाफट फटाफट, किस वर्ष तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वक्त लड़ी गई थी, किस वर्ष लड़ी गई थी। हाँ थैंक यू जी, थैंक यू मोदी जी, बस इतने कमेंट मत करो। 1761 पानीपत थर्ड जो है वो कब लड़ी गई थी, 1761। बाजीराव फर्स्ट या भल्लाल देव किसके पुत्र थे जी, बाजीराव फर्स्ट किसके पुत्र थे, चलिए अपने हिसाब से बताइए आप लोग क्वेश्चन का आंसर। बाजीराव फर्स्ट किसके पुत्र थे। बालाजी विश्वनाथ के, इसके पुत्र थे बालाजी विश्वनाथ के, बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा थे, फिर दूसरे में थे बाजीराव फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणामस्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया था, बताइए जरा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो कि अंग्रेजों की थी, पेशवाओं के प्रांतों यानी कि मराठा एम्पायर के जो बचे कुछ प्रांत थे वो सारे के सारे इसमें शामिल कर लिए थे, किस युद्ध के बाद, बताइए इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, 3 युद्ध हुए थे।
क्या हो जाएगा इतने में? भूपेंद्र, आपको शायद मालूम नहीं है कि 2 टेस्ट पहले हो चुके, 50 का, एक 40 का, और पहले चैप्टर वाइज टेस्ट हुए, पार्ट के हिसाब से टेस्ट हुए। उससे पहले मैंने 80 नंबर का टेस्ट लिया था आपका मॉडर्न का, उससे पहले क्रांति का टेस्ट हुआ था, उससे पहले मुगल वंश का 80 नंबर का टेस्ट हुआ था, उससे पहले दिल्ली सल्तनत का टेस्ट हुआ था 40 नंबर का, उससे पहले कंप्लीट एंशियंट का हुआ था, उससे पहले जैन धर्म बौद्ध धर्म का टेस्ट हुआ था, उससे पहले सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता इन सब का टेस्ट हुआ था। बताइए तीसरे, जो कि 1817 से 1818 के बीच लड़ा गया था। प्रथम जो है 1775 से 1782, और सेकंड 1803 से 1806, और चौथा हुआ ही नहीं था। ठीक है भूपेंद्र, आप लेट आए हैं भाई क्लास में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसई की संधि हुई थी, जिसे किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे जी? जब तीनों युद्ध समाप्त हुए ना तो एक एक संधि हुई थी जी। तो यहाँ पे बसई की संधि जो है वो 1802 में हुई थी, 1802। ठीक है, हाँ प्रैक्टिस तो होगा ही जी बिल्कुल। आगे देखिए भैया जी, सालबाई की संधि किस वर्ष, तीसरे युद्ध के बाद, सॉरी दूसरे पहले युद्ध के बाद सालबाई की संधि जो है 1782 में हुई थी जी। फर्स्ट मराठा युद्ध के बाद सालबाई की संधि जो है 1782 में। क्लियर है जी? इस क्लास का डीपीपी क्या करेंगे भाई? डीपीपी किस क्लास का होता है? टॉपिक का होता है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन है। पानीपत की, अच्छा ये पिछले का हो गया था ना, ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी, बताइए फटाफट। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है लड़ी गई थी, जब युद्ध होते हैं ना, युद्ध रोकने के लिए फिर समझौता होता है, वो सालबाई की संधि हुई, एक बसई की और एक पुणे की संधि होगी, उसमें है क्वेश्चन। ठीक है, 14 जनवरी 1761 प्रोपर जो युद्ध है 1761 में हुआ था जी। ये युद्ध अहमद शाह अब्दाली वर्सेस सदाशिवराव मराठा सेनापति थे। इसमें मराठाओं की हार हुई थी युद्ध में। तो इस युद्ध के बाद ही मराठा साम्राज्य का पतन की तरफ चला गया था जी पहले। ठीक है, पतन शुरू हो गया था। आगे चलें। थैंक यू सिकंदर चौहान, थैंक यू। निम्नलिखित में से कौन सा युग मराठाओं की कराधान प्रणाली से संबंधित है? मराठा साम्राज्य में 2 टैक्स लगते थे जी। ये पहले देखा सरदेशमुखी और चौथ। सरदेशमुखी जो टैक्स है ये 10% लगता था जनता पे, और चौथ का मतलब होता है 1/4, यानी चौथा हिस्सा, यानी 25%। ये दूसरे राज्यों पे अटैक करके वसूला जाता था, ये खुद की जनता पे और दूसरे राज्यों पे। जात और सवाल ये मनसबदार से संबंधित है, अकबर के जमाने में जो मनसबदारी थी मनसबदार से संबंधित है। ठीक है, पुलाज और प्रोती जो है ये जमीन है। पुलाज ऐसी जमीन जो उपजाऊ होती है, प्रोती जो कभी भी उपजाऊ नहीं होगी। इक्ता और जागीरदारी ये जब्त प्रणाली या फिर राजस्व प्रणाली से संबंधित है, या फिर जागीरदारी से। ये सल्तनत के जमाने की, ये दोनों मुगलों के जमाने की, और ये मराठाओं का चौथ और सरदेशमुखी दोनों के बारे में पूछा जाता है, कौन सा कितने परसेंट लगाया जाता है? सरदेशमुखी अपनी जनता पे, चौथ पड़ोसी राज्यों पे वसूला जाने वाला। ठीक है, करिए नोट और बताएं। आगे देखिए जी, हो गया ना? किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? गुरिल्ला युद्ध, अगर इसमें कोई मिल जाता है फोटो, गुरिल्ला वार, तो आपको समझ में आ जाएगा। छापेमार पद्धति होती थी जी गुरिल्ला वार इस तरीके से। तो ये मराठाओं ने शुरू की थी जी, एकदम से जंप करते थे छुप करके। अरे आप लोग इतना आगे क्यों सोच रहे हो कि हिस्ट्री का क्लास नहीं होगा कि नहीं होगा? बताऊंगा सारी चीजें, चिंता क्यों कर रहे हो भाई? इस तरीके का होता है गुरिल्ला युद्ध। तो ये छत्रपति शिवाजी ने शुरू किया था जी। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज। किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था जी? छत्रपति शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ था। हालांकि कुछ किताबों में अलग भी दे रखा है, सिवनेर दुर्ग में, सिवनेर दुर्ग महाराष्ट्र में। और 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ था जी, और राज्याभिषेक करवाया था जी। राज्याभिषेक करवाने वाले पंडित जो थे गंगा भट्ट ने इनका राज्याभिषेक करवाया जी। अच्छा ओके, छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे जी? मराठा साम्राज्य के शासक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, ओके मोदी जी। आगे देखिए जी, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है जी? मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ पेशवा थे, और जब पेशवाओं के पास ये सिलसिला पहुंचा तो पहले पेशवा बने थे बालाजी विश्वनाथ, इसलिए दूसरा संस्थापक कहा जाता है मराठा साम्राज्य का। ठीक है, अगले 3-4 क्वेश्चन जो बचे हैं आप लोग इनका आंसर देंगे, पहले आप लोगों के लिए मौका दे रहा हूं।
चलिए बताइए, बाजीराव फर्स्ट किस वंश के शासक रहे? बाजीराव फर्स्ट किस वंश के शासक रहे? रोजी प्रवीण, इसीलिए ये क्वेश्चन आए हैं डायरेक्ट। ठीक है, पेशवा साम्राज्य के, पेशवा साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुणे कभी डैश की राजधानी के रूप में जाना जाता था? पुणे, चलिए आप बताइए पहले, मैं खुद बता देता हूं। पुणे कभी डैश की राजधानी के रूप में जाना जाता है जी? बताएं। पेशवाओं की, सिंधिया जो है वो ग्वालियर वाले मराठा कहलाए, होलकर इंदौर के, भोसले नागपुर के, और एक था मराठाओं का नाम गायकवाड़। गायकवाड़ जो है गुजरात के। ये जो मराठा है उनके बाद में विभाजन इस तरीके से हुआ था कि जो ग्वालियर चले गए वो सिंधिया कहलाए, इंदौर वाले होलकर कहलाए, नागपुर वाले भोसले कहलाए, और पुणे वाले पेशवा कहलाए, गुजरात वाले गायकवाड़ कहलाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजीराव सेकंड किस वंश के शासक थे जी? बाजीराव सेकंड किस राजवंश के शासक थे, बताइएगा। थैंक यू सिकंदर भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पेशवा, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन के बाद फिर जरूरी सूचना। वर्ष टेस्ट में मराठाओं द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा यूरो मराठा वार भी समाप्त हो गया जी। और ये 1818 में पुणे की संधि में, पुणे की संधि। ठीक है, 1818। अब मेरी बात सुन लीजिएगा ध्यान से। आप लोगों को हिस्ट्री में पूरा का पूरा सिलेबस, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, पूरा का पूरा सिलेबस करवा दिया है, जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट हुए, पार्ट वाइज टेस्ट हुए, सारा का सारा। ठीक है, अब देखिए फुल टेस्ट जो होते हैं, जैसा आप लोगों को हमारी ऐप से वादा किया गया था उस हिसाब से बताता हूं जी। मॉक 1 आप लोगों का मैं ले चुका, मॉक 2 हो चुका है, मॉक 3 एंड मॉक 4 डन है मेरी तरफ से। एग्जाम होने तक पढ़ना है मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जुड़े हुए तो हैं, कोई समस्या नहीं है। ये हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका। इस बात से सहमत हैं आप लोग? इस बात से आप लोग सहमत हैं क्या? बता दीजिए एक बार, है ना? अब सुनिए मेरी बात, पांचवा भी होगा, आज आखिरी क्लास नहीं है, पांचवा भी होगा। खुश हुए आप लोग इस बात से? तो भैया जी सुनिए बात, आज है मंडे, एक ही बार में ध्यान से सुनिए ना, बार बार मतलब ऐप पे कॉल करके पूछोगे वो करोगे, मैं स्पष्ट बता रहा हूं आप लोगों को। 4 टेस्ट हो चुके, 5वें टेस्ट की बात सुन लीजिए आप लोग। एक टेस्ट पेंडिंग है, आज हो गया मंडे, सुन लीजिएगा, आज हो गया मंडे। अब कोई कमेंट करता रहे करना करता रहे, मैं तो बोल रहा हूं जो सुन लेगा बस उसके काम आएगी बात। आज है मंडे, इस सप्ताह मैं कहीं घूमने जा रहा हूं, मेरा फैमिली ट्रिप है, कोई बहानेबाजी नहीं है कि मैं ये बोल दूं कि बीमार हूं, लाइट कर रही, मैं घूमने जा रहा हूं इस सप्ताह। अगले सप्ताह आते ही आपका 5वां टेस्ट होगा। खुश हैं आप लोग? इस बार 50+ क्वेश्चन होंगे और एक सप्ताह का आपको मैं टाइम दे रहा हूं, पूरी हिस्ट्री के सभी चैप्टर, हाँ जो करवा रखे हैं उसी चैप्टर में से पूरा का पूरा एक प्रॉपर टेस्ट होगा। आप लोगों को मैं टाइम दे रहा हूं एक सप्ताह का, एक सप्ताह में आप लोग जितना चाहें उतना पढ़ करके तैयार हो जाए। मैं चाहता हूं उसमें आप 50 में से 50 मार्क्स लेंगे, 50 नंबर का आपका लास्ट टेस्ट होगा जी। ठीक है, तो हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है, 6 दिन जुड़े रहेंगे, मैं व्लॉग बनाऊंगा, वहां पे व्लॉग डालूंगा, कोई दिक्कत नहीं है यूट्यूब पे। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, ठीक है देख लेंगे क्वेश्चन तो ज्यादा होंगे, लेकिन अभी मैं दिन फिक्स करके नहीं जा रहा, अगले सप्ताह में क्लास लूंगा, इस सप्ताह में बिजी रहूंगा। ठीक है, अब वो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ढूंढ लेंगे मेरे को, नाम आपको पता है ही, अपने आप मिल जाऊंगा फिर तो मैं। ठीक है, तो चलिए जी अगले सप्ताह मिलते हैं हम। जो करवा रखा उसी में से आएगा। ठीक है, हाँ आए ना लाइन पे, अच्छा बता दो जी, अब समझदार हो आप लोग, नाम से ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आजकल के जमाने में किसी को ढूंढना कितना मुश्किल थोड़ा है काम, बस नाम पता हो, जो चीज वो करता है उसके साथ उसे जोड़ दो, ढूंढ लिया नाम। तो चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।